चलो। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, ज़िंदाबाद हैं। और अगर आप बेहतरीन और ज़िंदाबाद नहीं भी हैं, तो सिर्फ़ और ये सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने माता-पिता की स्थितियों को, सभी को बेहतरीन बनाएँ। आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए, नो डाउट आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमेशा मैं मानता हूँ कि कभी व्यक्ति को मतलब इंटरनली सैटिस्फाइड रहना चाहिए, पैसे कमाने से संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन अपनी ग्रोथ से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। उसको चाहिए कि वो हर पल ये अवसर देखता रहे, वो छोटी-छोटी जगह देखता रहे, जहाँ पर वो बढ़ने के अवसर देख सकता है। तो अवश्य आप अपने अंदर कभी ये चीज़ें देखा करिए कि कहाँ, कैसे, किस प्रकार से मैं चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो मेहनत करते रहिए लगातार, बढ़ाते रहिए मेहनत को। निश्चित तौर पर आप आज जिस सफलता के मुश्किल रास्तों से गुजर रहे हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि जितना मुश्किल रास्ते सफलता के होते हैं, उतनी ही बेहतरीन मंजिल आपको सामने मिलती है। अगर सफलता के रास्ते आसान हैं, तो फिर वो रास्ते सफलता के हैं ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हमेशा की तरह एक क्वेश्चन के साथ। और अभी पीछे हमने कंप्लीट किया है कौन सा चैप्टर? हमने चैप्टर कंप्लीट किया है प्रेशर यानी कि दाब। और दाब के बहुत सारे पीवाईक्यू हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम चैप्टर शुरू करेंगे, ये करेंगे ध्वनि यानी कि साउंड। तो दाब में से एक मुझे आप क्वेश्चन बताएंगे और मुझे बताएंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितने पास्कल होते हैं। एक अच्छा सवाल मैंने आपसे पूछा है, थोड़ा समझ के आंसर करेंगे। और ए ऑप्शन है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल होता है, या 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं, या 10 पास्कल होते हैं, या 10 की पावर 7 पास्कल होते हैं। बताइए। कल क्लास नहीं हो पाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके संबंधित मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था और मैंने नोटिफिकेशन भी डलवा दी थी। शिवेंद्र भाई आपको प्रणाम, सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। आंसर करेंगे और फिर हम आज के चैप्टर पे बढ़ेंगे, जिसका नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। बायोलॉजी की क्लास कब चलेगी? भाई बोला तो हुआ है। मैंने बोल दिया था बायोलॉजी की क्लास के लिए। और शायद हमारे हमारे जो प्रबंधक महोदय जी हैं, मैनेजर सर हैं, उन्होंने प्लानिंग बना दी होगी। एक बार मैं उनसे अपडेट लेके आपको बताता हूँ। तो सभी का एकदम शानदार आंसर है। कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, कुछ बिल्कुल ठीक आंसर भी करते हैं। कुछ बढ़िया आंसर कर रहे हैं, कुछ थोड़े थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। कुछ कह रहे हैं 10 की पावर 5। तो देखो, जो 10 की पावर 5 कह रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि वो संबंध होता है एक बार का। अगर यहाँ एक बार होता तब आपका आंसर होता 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार में 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डायरेक्ट आप पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट पास्कल लिख सकते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा 1। इसमें कोई भी 10 की पावर नहीं होती है। जो भी आप कंफ्यूजन में थे, ये किसको लेके थे? ये थे आप बार को और पास्कल को लेके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगला सवाल है, अगला मुद्दा जो हम शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे हम ध्वनि यानी कि साउंड। अब चूंकि देखिए, ध्वनि क्या है? तो मान लो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हरीश भैया मेरी बात को डायरेक्टली सुन रहे हैं। खैर आप तक तो ये सिग्नल की फॉर्म में जा रही है, लेकिन हरीश भैया यहाँ बैठे हुए सीधे सीधे मेरी बात को सुन पा रहे हैं। और मेरी जो आवाज़ मुंह से निकल के जा रही है, ये किसके रूप में चल रही है? तरंग के रूप में चल रही है, या वेव की फॉर्म में चल रही है। यानी कि अगर देखें तो ध्वनि क्या है, साउंड क्या है? एक वेव है, यानी कि तरंग है। तो अगर आप ध्वनि समझना चाहते हैं तो तरंगों को समझना पड़ेगा, और तरंग से भी क्वेश्चन आता है। तो पहले हम समझेंगे, ध्वनि को समझने से पहले हम तरंग समझेंगे। हेडिंग डालेंगे सभी दोस्त, तरंग यानी कि वेव। अब अगर वेव को भी हम उठा के देखें तो अपने आप में एक चैप्टर है ये। और इससे बनने वाले प्रश्नों में आप ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अगर आप कभी किताब से पढ़ते हैं या वन लाइनर फॉर्म में रटते हैं,
तो बताना ऐसा होता है कि नहीं। आप कहीं पढ़ लेते हैं कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। अगले पृष्ठ पे लिखा होता है ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो फिर वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ध्वनि यांत्रिक है या अनुदैर्ध्य है, ये मैकेनिकल है, लॉन्गिट्यूडनल है। कहीं लिखा होता है कि रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो तरंग एक चुंबकीय तरंग है। कहीं लिखा होगा रेडियो तरंग अयांत्रिक तरंग है, और कहीं लिखा होता है कि रेडियो तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बड़ा कन्फ्यूजन है। कहीं तो रेडियो को वैद्युत चुंबकीय तरंग बता देते हैं, कहीं एक्स किरणों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें बता देते हैं, कहीं गामा किरणों को वैद्युत चुंबकीय तरंगें बताते हैं। भाई बड़ी समस्या की बात है। तो आज ऐसी ही सारी समस्याओं से हम छुटकारा पाएंगे और हर एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो पहले तरंग को समझिए कि तरंग आखिर है क्या। जैसे देखिए, शांत पानी है, शांत पानी में आपने मार दिया पत्थर, और पत्थर के लगते ही पानी कुछ इस प्रकार से चलना शुरू कर देता है और किनारों तक चला जाता है। आप कहीं रस्सी बांध दीजिए एक दीवार में और रस्सी को झटका दीजिए, रस्सी कैसे चलेगी? जू 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 जू, कुछ इस प्रकार से चलेगी। तो जब आपने पानी में पत्थर मारा, पानी शांत था, तो जहां आपने पत्थर मारा वहां एक डिस्टरबेंस बना, एक विक्षोभ बना। विक्षोभ का मतलब किसी को डिस्टर्ब कर दिया। और इस डिस्टरबेंस में क्या है? ऊर्जा। आपने जितनी ताकत से पत्थर मारा उतनी ही ताकत से इसमें ऊर्जा बनी, और इस पानी ने अगले पानी को दबाया, इसने अगले को दबाया, इसने अगले को दबाया, इसने अगले को दबाया। तो ऐसे जो पानी चला है इसको हम कह रहे हैं वेव बनी है, एक तरंग बनी है। पानी के इस चलने के क्रम को बोल रहे हैं हम कि ये तरंग बनी है, और इसमें हर पिछला पानी अगले पानी को दबाता हुआ जा रहा है। और दबा कोई चीज किसको कब, मतलब कब प्रेशर में ला सकती है, कब प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है? जब उसके पास एनर्जी हो, यानी ऊर्जा हो। ऐसे ही ये रस्सी है जो अभी यहाँ शांत खड़ी हो, शांत पड़ी हुई है, तुमने उठाया, झटका मारा, इसमें इसमें मोशन होना शुरू हो गया। इसमें भी वही है कि रस्सी का हर एक पिछला कण, हर एक पिछला कण उसको आगे दबाता हुआ जा रहा है। तो तरंग की एक ओवरऑल डेफिनेशन, एक साधारण सी परिभाषा अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि तरंग क्या है? एक विक्षोभ है। तरंग एक विक्षोभ है। तरंग एक विक्षोभ है जिसमें जिसमें क्या क्या होता है? इसमें इसमें ऊर्जा भी होती है और दाब भी होता है। जिसमें ऊर्जा व दाब होते हैं। जिसमें क्या होती है? ऊर्जा भी होती है और दाब भी होता है। तो आप कहेंगे कि वेव इज अ डिस्टरबेंस, वेव इज अ डिस्टरबेंस that carries एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एंड प्रेशर। तो यहां से ना 3 सवाल तैयार हो गए कि कि तरंग क्या है। तो भाई तरंग एक विक्षोभ है, पहला सवाल। दूसरा, इसके पास क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। तीसरा, इसके पास और क्या है? तो इसके पास प्रेशर भी है, दाब भी है। क्वेश्चन आएगा तरंग के पास इनमें से क्या होता है? ए ऑप्शन ऊर्जा एवं दाब, बी ऑप्शन ऊर्जा एवं बल, सी ऑप्शन ऊर्जा एवं मतलब कुछ और दे देगा ऐसे, जो उसका तरंग से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि एक तरंग क्या लेके चलती है? एनर्जी एंड प्रेशर। ठीक, चलो यहां तक हमें समझ में आ गई। अब यहां से आगे की कहानी आप सभी के लिए बड़ी मुश्किल रहती है, क्योंकि ये नहीं समझ में आता है कि तरंग कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, इसके लिए एक उदाहरण से समझेंगे, बड़ा आसान उदाहरण। कि मान लो मैंने आपसे कहा कि आप 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, और क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को बांटिए। तो हो सकता है आप क्या कह दें बच्चों से कि भाई सर ने बोला है सबको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मुझे क्लासीफाई करना है, वर्गीकृत करना है, तो लड़के एक तरफ हो जाइए, लड़कियां एक तरफ हो जाएंगे। तो लड़के एक तरफ हो जाएंगे और लड़कियां एक तरफ हो जाएंगे, 2 ग्रुप बन जाएंगे। वहीं किसी और बच्चे से अगर मैं कहूंगा तो वो क्या कहेगा कि भाई ये काम करो, ऐसे बटो
तुमने जो कल मैथ का टेस्ट दिया था उसमें जिनके नंबर 0 से 50 तक है वो एक तरफ आ जाओ, जिनके 50 से 70 तक है वो एक तरफ आ जाओ, जिनके 70 से 90 हैं वो एक तरफ आ जाओ, जिनके 90 से 100 हैं वो एक तरफ आ जाओ। तो इस प्रकार से तो 4 ग्रुप बन जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो दूसरे बच्चे ने मैथ के नंबरों के आधार पर ग्रुप बनाया है, क्या उसमें कहीं और से बच्चे आए? नहीं, वो पहले वाले ही तो बच्चे हैं जो इधर आ गए हैं। अच्छा, मैंने तीसरे बच्चे से कहा तो उसने कहा जी मैं बांटूंगा इन्हें लंबाई के हिसाब से। कौन सी लंबाई के हिसाब से? भाई मैं कहूँगा कि आप 140 सेंटीमीटर तक के सब बच्चे एक तरफ आओ, 140 से 150 एक तरफ, 150 से 160 एक तरफ, 160 से 170 इधर आ जाओ, 170 से 180 इधर आ जाओ। 180 से ऊपर मुश्किल से हाइट होती है 12वीं क्लास में किसी की। तो उसने 6 ग्रुप बना दिए। तो क्या समझ में आ रहा है? क्या कोई गलत है? क्या तुम ये कहोगे, क्या तुम अगर ये कह देते हो कि, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर तुम ये कह देते हो कि ये लड़का अपने ग्रुप में है, तो क्या वो लड़का मैथ के टेस्ट के नंबरों के हिसाब से लड़कियों के ग्रुप में नहीं जा सकता? बिल्कुल चला जाएगा। क्या हाइट के हिसाब से लड़कियों के ग्रुप में नहीं जा सकता? बिल्कुल चला जाएगा। तो किसी एक चीज को बांटना निर्भर करता है कि तुमने बांटने का आधार क्या बनाया है। क्या मेरी बात से सहमत हैं? बांटना निर्भर करता है कि तुमने बांटने का आधार क्या बनाया है, तुमने बेस क्या चुना है। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि इनको बांटना है तो तुम कहना किस आधार पे बांटो, आधार बताइए पहले, वो क्लियर करें। तो इतनी बात आप समझ गए। अब देखो प्रशांत कह रहे हैं 3 टाइप की होती है, अल्फा बीटा गामा। नहीं नहीं, बहुत टाइप होते हैं, ढेरों टाइप की तरंगें होती है, उसी में कंफ्यूजन है। एक कह रहे हैं व्हाट इज विक्षोभ। तो भाई साहब अगर व्हाट इज पूछना चाह रहे हो तो डिस्टर्बेंस पढ़ो, और हिंदी में पूछना चाह रहे हो तो विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस है। अब ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, इससे तीसरी कौन सी भाषा में समझाऊं भाई। विक्षोभ का मतलब है तुमने किसी को, शांत चीज को छेड़छाड़ की उसके साथ। पानी शांत है, पत्थर मारा, छेड़छाड़ कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। ठीक है, चलो। तो जब आप तरंगों के प्रकार बांटेंगे तो आपको साफ साफ बताना पड़ेगा कि किस आधार पे आप बांट रहे हो। तो मैं इसको अगले पेज पे लूंगा, और ये समझना बड़ा जरूरी है, तरंगों के प्रकार, यानी कि वेव्स कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव। तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि आप किस आधार पे बांट रहे हो। तो सबसे पहला मान लो मैं आधार चुनता हूं, मैं चुनता हूं माध्यम की, या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। यानी कि मैं ये पूछूंगा, मैं उन तरंगों से ये कहूंगा कि तुम में से जिसे चलने के लिए, जैसे मान लो बहुत सारी तरंगें मेरे सामने, मैं कहूंगा तुम में से जिसे चलने के लिए माध्यम चाहिए वो इधर आ जाओ, जिसे चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए वो इधर आ जाओ। माध्यम क्या है? ठोस है, द्रव है, या गैस है? भाई कोई भी तरंग या तो ठोस के ऊपर बैठ के जाएगी, या द्रव के ऊपर बैठ के जाएगी, या गैस के ऊपर बैठ के जाएगी, या वो कह देगी मुझे तो कोई माध्यम ही नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे हम, अगर मैं ध्वनि की बात करूं तो मेरे और हरीश तक जो ध्वनि मेरी जा रही है, हरीश तक, ये हवा पे बैठ के जा रही है, और हवा क्या है? गैस है। तो ध्वनि को तो चलने के लिए माध्यम चाहिए। लेकिन जो तुम मेरी आवाज आप तक तो जा रही है, ये किसकी फॉर्म में जा रही है? ये तरंगों के रूप में जा रही है, डायरेक्ट तो नहीं जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं चिल्ला रहा हूं हवा पे बैठ के मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है। मेरी आवाज तुम तक जो जा रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जा रही है, रेडियो तरंगों की फॉर्म में। तो रेडियो तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वो कहेंगे मुझे तो नहीं चाहिए कोई माध्यम। प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, उसे चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि 2 तरह की तरंगें बनेंगी। ऐसे तो इंग्लिश में लिखेंगे कि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस आधार पे मैं कहूंगा कि यार तरंगें जो है ना वो 2 तरह की हैं।
ठीक है, तरंगें दो तरह की हैं, या तो उन्हें माध्यम चाहिए होगा, या तो उन्हें माध्यम चाहिए। ये कह रही हैं भैया हमें तो मीडियम चाहिए। और मीडियम क्या है भाई? मीडियम अपनी तीन ही चीजें हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, आइदर गैस है। यानी कि या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। तसल्ली से सुनते रहो, मजा आ जाएगा। तो अब देखो, जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, उनको हमने क्या बोला कि तुम्हें कहा जाएगा यांत्रिक तरंगें, मैकेनिकल वेव्स। तो ये समझ में आया कि मैकेनिकल वेव्स किसको कहोगे? मैकेनिकल वेव्स कहोगे आप जिन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत होगी। अब इसके उदाहरण क्या हैं? देखो बहुत सारी तरंगें ऐसी होती हैं, लेकिन मैं बस वो लिख रहा हूं जिनको तुम अपने आसपास देखते हो। सबसे फेमस एग्जाम्पल है भाई साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगें इसका जीता जागता उदाहरण है। चलो बहुत बढ़िया, ये समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, एक बार में समझ जाता हूँ, वेरी गुड। तो एक बार मुझे बताएं कि क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि वो सब तरंगों को आप यांत्रिक तरंगें कहोगे जिसको चलने के लिए माध्यम चाहिए, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैस। इंद्रजीत ने आंसर कर दिया, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। हम इतना ही जानते हैं बस, फिर कंफ्यूज होते हैं। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, ये चलने के आधार पे तो माध्यम चाहिए। माध्यम में क्या अनुदैर्ध्य, क्या अनुप्रस्थ, वो चीज अलग है, उसको बताएंगे। अब दूसरी तरह की तरंगें कहती हैं कि मुझे चलने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, मुझे चलने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, यानी मुझे कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि तुम्हारा नाम होगा नॉन मैकेनिकल वेव्स। अगर तुम्हें कोई माध्यम नहीं चाहिए तो तुम्हारा नाम होगा नॉन मैकेनिकल वेव्स, यानी कि यांत्रिक तरंगें। नॉन मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगें। ठीक, अब इसके उदाहरण क्या हैं? बड़े शानदार शानदार उदाहरण है इसके। और देखो, इनकी संख्या तो अनलिमिटेड है, ढेरों तरंगें हैं, लेकिन इनकी लिमिटेड है। और उस लिमिटेड को अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी तरंगें ऐसी हैं जो अयांत्रिक हैं। हर एक तरंग के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हुए भी चलेंगे। चलो, सभी को समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ें नॉन मैकेनिकल वेव्स के बारे में। यहां से कंटिन्यू करेंगे हम अगली स्लाइड को अपनी। तो सभी हेडिंग डालेंगे नॉन मैकेनिकल वेव्स। चलो, ये तो समझ आ गया कि ये तरंगें वो होंगी जिन्हें चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। लेकिन आखिर हैं कौन सी? आखिर ये अयांत्रिक तरंगें हैं कौन सी? तो अयांत्रिक तरंगें देखते हैं एक बार, कौन होती हैं अयांत्रिक तरंगें। तो ये टोटल 7 तरंगें होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहली तरंग है, अच्छा सातों को याद रखने के लिए ना आप एक ट्रिक बनाओ। मैं एक ट्रिक बहुत शानदार सी आपको बताता हूँ, इंग्लिश वालों को, आपको याद हो जाएंगी सातों की सातों। आप एक नाम याद रखो, ताश का खेल शायद सभी ने खेला होगा। कौन सा खेल? रमी। तो आप याद रखोगे रमी, और एक शब्द याद रखो वक्ष, VUX और G। इससे क्या होगा? R फॉर रेडियो, M फॉर माइक्रो, I फॉर इंफ्रारेड, V फॉर विजिबल, U फॉर UV, X फॉर एक्सरे, G फॉर गामा रे। तो ये सारी की सारी तरंगें आपको याद हो जाएंगी। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो ये हैं आपकी रेडियो तरंगें, ठीक है। ये हैं आपकी सूक्ष्म तरंगें, सूक्ष्म तरंगें। ये हैं आपकी अवरक्त तरंगें। ये है आपका दृश्य प्रकाश, और ये है आपकी पराबैंगनी, और ये है आपकी एक्स किरणें, और ये गामा किरणें, ठीक है, एक्स और गामा। तो ये 7 की सातों नॉन मैकेनिकल हैं, और इनको चलने के लिए कोई भी
कोई भी माध्यम नहीं चाहिए, ये बगैर माध्यम के चलेंगे। और मात्र ये 7 तरंगें ऐसी हैं कि जो बगैर माध्यम के चल लेंगी, बाकी सारी तरंगों को माध्यम चाहिए ही चाहिए। ये सातों चूंकि एक ही फैमिली में हैं, तो इस फैमिली का पूरा एक नाम है। जैसे मान लो हेमंत पांडे हैं, तो पांडे जी जो हैं, हम क्या बोलेंगे, मतलब इनकी फैमिली क्या है, पांडे फैमिली है। सर 21 फरवरी की क्लास नहीं है, उसको डलवा दीजिए ग्राफ की क्लास। भैया ये ग्राफ की क्लास सही करवा दी गई है। आज इनका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया था दोपहर में, फिर मैंने शाम को वो सही करवा दिया है। थोड़ा सा एप्लीकेशन में ना कभी कभी शॉर्टिंग के ऑर्डर में इश्यूज आ जाते हैं, उसके कारण होते हैं ये। ना तो क्लास तो प्रॉपर सीक्वेंस में डलती है हमेशा, हमारी पूरी टीम है उसके लिए। कभी कभी शॉर्टिंग के ऑर्डर में समस्या आ जाती है। एक बार देखना भाई हरीश, शाम मैंने सही करवाया था, सही है ना? ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो ये सारी तरंगों का नाम जो है, जैसे तुम्हारा पांडे परिवार है, वैसे ही तुम्हारा इन सातों तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहते हैं। कौन सी तरंगें? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। यानी कि इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब वैसे तो इतना ही काफी है, लेकिन फिर भी अगर आप उत्सुक हो ये जानने के लिए कि कम से कम ये तो पता लगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो मैं सबके बारे में हल्का हल्का सा बगैर गहराई में जाए हुए आपको बताता हूँ। क्वेश्चन तो इतने से ही बन जाएगा, लेकिन शायद अगर ज़रूरत पड़े तो आपके उत्सुकता के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। फिजिक्स सिर्फ समझ में आ रहा है यार, वैसे तो बाकी सभी लोग भी बहुत बढ़िया आपको करवाते हैं, फिर भी बता दीजिए मुझे क्या कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन एटमॉस्फेयर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं किन्हीं अध्यापक को कुछ जाके कहूँगा कि मेरी क्लास में आपके लिए सुझाव थे तो वो माने ना, सब कुछ ओपन वेलकम करते हैं कि भाई बताइए। तो आप मुझे बता दीजिए किन अध्यापक के लिए आपके क्या सुझाव है। ठीक, देखिए रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगों का इस्तेमाल क्या होता है, जितना भी आप फ़ोन पे बात करते हो, मेरे बाबू ने थाना थाया, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं, फ़ोन पे बात करना, या फिर जितना भी आपका आप रेडियो पे कुछ गाने सुनते हो या आप टेलीविज़न देखते हो, जितना भी टेली कम्युनिकेशन इसको हम बोलते हैं, ये जितना भी दूर संचार होता है सब इन्हीं तरंगों की मदद से होता है। अब देखो मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, तो ये ध्वनि तरंग नहीं है भाई, ये तो सिग्नल में बदल गई यार। ध्वनि तरंग तो हरी सुन रहा है जो डायरेक्ट सुन रहा है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है सिग्नल की फॉर्म में जा रही है, तो ये कौन सी तरंगें हैं? रेडियो तरंगें ही हैं जिन पर मेरी आवाज़ बैठ के जा रही है, मोटा मोटी ये समझो। तो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किस में होता है? टेली कम्युनिकेशन में होता है, यानी कि दूर संचार में होता है। ठीक है, माइक्रो तरंगों का इस्तेमाल कहाँ होता है? सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल भी हम टेली कम्युनिकेशन में ही कर लेते हैं, लेकिन अब ये 12th स्तर की बात है कि कहाँ कहाँ अलग अलग होता है। वैसे आप ये मान के चलो कि एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आजकल इसका, माइक्रोवेव ओवन। आपने सुना है, जिससे खाना गर्म कर लेते हैं हम, उसमें हीट नहीं होती है, वो खाने को अंदर से गर्म करता है, उसके जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको घर्षण की मदद से गर्म करता है, फ्रिक्शन की मदद से गर्म करता है। इंफ्रारेड को मैंने लिखा नहीं, क्या अवरक्त लिख तो दिया, तो आप कह दो कि इसका इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव ओवन में। अब शायद आपने ना देखा हो, इसको हिंदी में भी माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं, तो कोशिश करता हूं मैं दिखाने की माइक्रोवेव ओवन को। माइक्रोवेव ओवन, ये देखते हैं एक बार। दिख जाओ भाई, शायद सभी ने खाना वाना गर्म करने के लिए कुछ ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी, ये आपका माइक्रोवेव ओवन ही रहता है। ठीक है, ये देखे होंगे जरूर आपने, इनमें खाना हम गर्म कर लेते हैं ऐसे। तो इसमें किन तरंगों का इस्तेमाल होता है? इनमें इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव्स का। ठीक, चलो, तो ये हो गया आपका माइक्रोवेव ओवन में। ग्रेविटी की फर्स्ट क्लास नहीं है, कबीर मलिक। ठीक है भाई, मैं दिखवा लेता हूँ एक बार बाद में, है ना। तो अब इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे देखो रिमोट होता है, ये रिमोट है, इसमें सामने ना एक बल्ब लगा होता है, इसमें भी लगा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, काला काला अंदर है वो। तो जब आप इसको नॉर्मल ऐसे दबा के देखेंगे ना, कुछ नहीं दिखेगा,
लेकिन फ़ोन के कैमरे में देखना, आपको इसमें से लाइट जलती नज़र आएगी। तो आप एसी ऑपरेट कर रहे हैं, मान लो मैं अपना एसी ऑपरेट करूँ, तो एसी तक जो तरंगें जाएँगी, वो कौन-सी तरंग है? वो यही वाली तरंगें हैं। टीवी ऑपरेट करते हैं, उस तक ये तरंग जाती है। तो इंफ्रारेड तरंगों का इस्तेमाल सबसे बढ़िया इस्तेमाल होता है रिमोट में, ठीक है? विजिबल तरंगों का, अरे भाई, विजिबल तरंगों की वजह से ही तो हम देख पाते हैं, ये लाल, हरा, नीला, काला जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, वो सब इन्हीं में चला जाता है। तो इनका तो हम रंगों में कह देते हैं, चलो मोटा-मोटी ये लिख देते हैं। हो सकता है इनसे कोई आपके सिलेबस में सवाल ना आए, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है थोड़ा, है ना? कि भाई अगर हम इनको पढ़ रहे हैं तो आखिर इनका यूज़ कहाँ है? चलो, हिमांशु का एक बार स्क्रीनशॉट दे दो मुझे। ठीक है, मैं ज़रूर सर को बोलता हूँ। आगे पराबैंगनी तरंगों का क्या इस्तेमाल होता है? अल्ट्रावायलेट का। तो अल्ट्रावायलेट का इस्तेमाल देखो, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपने आज तक इसको ऐसे पढ़ा, यार ये तो ओज़ोन लेयर में छेद कर रही है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम खाने के प्रिजर्वेशन में करते हैं, खाने के संरक्षण में करते हैं। आप गूगल करके देख लेना। कैसे करते हैं वो छोड़ दो, ये तो हमारे लिए हानिकारक होगा, बिल्कुल नहीं होता है खाने के संरक्षण में, ठीक? एक्स-रे और गामा रे का इस्तेमाल हम चिकित्सा के उद्देश्य से करते हैं, मेडिकली करते हैं। आप कभी अपना एक्स-रे वगैरह कराने गए हैं तो आपको पता लगेगा कि वहाँ से एक्स-रे निकलती हैं। और पता है, हमारे शरीर पे जैसे आपके हड्डी मान लो टूट गई हो, आपने एक्स-रे करवाया हो, तो एक्स-रे कितने सेकंड तक डाला जाता है? जब मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं 1 सेकंड, कोई कहेगा 10 सेकंड। लेकिन मैं बताऊँ आपको, अगर 1 सेकंड डाल दी ना ये आपके शरीर पे, तो भाई जला के राख कर देंगे उस हिस्से को, इतनी पावरफुल होती हैं। ये मानो जैसे-जैसे नीचे की तरफ आ रहे हो ना, इन तरंगों की ताकत बढ़ती जा रही है। ताकत का मतलब ऊर्जा बढ़ती जा रही है, और ऊर्जा बढ़ रही है तो आवृत्ति बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। चाहे इस बात को आप लिख भी सकते हैं ऐसे करके कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट रहेगा, इसको तो याद ही कर लेना कि जैसे-जैसे हम नीचे आते हैं, यानी कि अगर मैं नीचे की तरफ बढ़ूँगा, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ूँगा और कोई आपसे पूछे कि इनकी आवृत्ति पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इनकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो तुम कहोगे ये बढ़ेगी। ये निशान ही ये बात दिखा रहा है कि इसकी सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा। और यहाँ कैसी है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है। ये बात याद रखना। तो अगर आप केवल इनके नाम का ऑर्डर याद रख लो, ये सवाल तो भी निकल जाएँगे। दूसरा, आपसे पूछेगा ऊर्जा किसकी ज़्यादा है? देखो, जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा, उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा कहिए या आवृत्ति कहिए ज़्यादा होंगी। अगर तरंग दैर्घ्य पूछे तो उल्टा करना। तरंग दैर्घ्य नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। ये क्या है? ये है मानो तरंग दैर्घ्य। 1 सेकंड रुको, मुझे इधर थोड़ी जगह बना लेने दो। मैं इस दूरसंचार को यहाँ लिख दूँगा, तो बोर्ड पे मेरे लिए बहुत सारी जगह हो जाएगी। तो अब इसको आराम से यहाँ रखेंगे कि अगर मैं तरंग दैर्घ्य की बात करता हूँ, ये क्या है? तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ, ठीक? तो वेवलेंथ यहाँ सबसे ज़्यादा है। वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है? रेडियो तरंगों की सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है गामा किरणों की। बस ऐसे ही याद रखो। बीच का कुछ नहीं पूछा जाएगा। बीच का मतलब है यहाँ से यहाँ तक घट रही है, ऊपर से नीचे आओगे घटेगी, यहाँ से यहाँ घटेगी। बीच में कुछ नहीं पूछा जाएगा। कितनी होती है? 12वीं में पूछा जाता है, आपके यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि ये कितनी होती है। तो भाई एक बार बता दो कि ये पूरी कहानी आपको नॉन मैकेनिकल वेव्स कह लो, चाहे इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लो, चाहे आप इन्हें अ, ऐसी तरंगें कह लो जिन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं है। ये साथ की साथों वो तरंगें हैं। क्या इतना आपको समझ में आ गया, नोट हो गया? फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दूँगा।
चलो, गामा रे किस पे यूज़ होती है? यार गामा रे बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यूज़ होती है, जैसे हम एमआरआई वगैरह कराने जाते हैं तो तब यूज़ होती है। एक मूवी देखी है तुमने, हल्क? उसके पिताजी उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो कैसे बन जाता है ग्रीन ग्रीन कलर का, तो उस पे वो गामा रे का ही एक्सपेरिमेंट किया था। हालांकि मतलब मेडिकली पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन ये खतरनाक होती है तो बहुत कम मात्रा में इनका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो गया है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा भाई, सॉरी, ये पूरा मिट जाएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सही कर लेंगे इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम वेव्स बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे। सवाल पूछा जाएगा, आंसर करना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्न में से कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है यानी कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक, ऑप्शन होगा ए रेडियो तरंगें, हिंदी भी रेडियो है, बी एक्स किरणें, एक्स तरंगें, एक्स हिंदी है, सी है गामा तरंगें, लिख देता हूँ गामा तरंगें। ठीक है, इसकी हिंदी भी गामा ही है। डी है साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगें। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 करके आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। पूछेगा, निम्न में से किसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? निम्न में से किसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? फिर से यही 4 ऑप्शन रख लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछेगा, सी ऑप्शन पूछेगा, निम्न में से कौन यांत्रिक तरंग है? निम्न में से कौन मैकेनिकल वेव है? मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक है, मैकेनिकल वेव है। चलो फिर से यही 4 ऑप्शन आ गए। अब बताओ तुम, अब तुम क्या आंसर करोगे तीनों क्वेश्चंस का? सभी बताइए, तीनों क्वेश्चंस का आप क्या आंसर कर रहे होंगे? चलो अब बताओ क्या आंसर करोगे? तो क्या आपको नहीं लग रहा कि तीनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है? बताओ भाई, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ये नहीं है। माध्यम की आवश्यकता किसे होती है? इसे। यांत्रिक तरंगें कौन है? ये है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। अब अगर तुम डायरेक्ट रटते ना, पता है, तो तुम क्या कहोगे, यार कहीं तो कह दें कि साउंड का आंसर, साउंड के लिए क्वेश्चन ये बनेगा, कहीं ये बनेगा, कहीं ये बनेगा। तो सोचो, अगर तुम इनको बगैर समझे पढ़ोगे तो क्या कभी तुम जिंदगी में इनके ठीक आंसर करोगे? रटोगे तो भाई, तुमने ये रट लिया तो तुम्हारा दिमाग इसके लिए मना करेगा, यार ये तो इसके लिए आंसर था, यार ये तो इसके लिए आंसर था। तो ऐसे उलझने होती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लें चीज़ों को तो बेहतर होता है और बढ़िया मज़ा भी आता है। तो ज़रा बताइए, कॉन्फिडेंस आया? बेहतर समझ में आई चीज़ें कि हाँ भाई कैसे हम फंसते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ लें, जैसे तुम लोग मुझसे हमेशा पूछते हो, हालांकि मैं तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, मेरी हैबिट है, लेकिन फिर भी मैं एक बात बोल के चलता हूँ, ऐसे परेशानी मत हुआ करो कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरा वादा है, जितना करवाया जा रहा है उतना अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन जैसा भी बने, क्योंकि क्वेश्चन एक तरह से नहीं बन सकता। अभी इसी के लिए और 4 तरह से सवाल बना दूंगा मैं, देखना आगे। इसी क्वेश्चन के लिए, मतलब इसी आंसर के लिए सेम ऑप्शन रख के 4 तरह से और सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन अनंत तरीके से बन सकता है। जरूरत है कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, समझने की। ठीक है, तो सभी का आंसर डी है, सबको समझ में आ गया। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार फ्लैशबैक चलें। तरंगों के प्रकार पढ़ रहे थे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के प्रकार को समझने के लिए ये जानना कि आप माध्यम क्या रख रहे हो, मतलब आप वर्गीकरण करने का माध्यम क्या रख रहे हो, आप उनको क्लास कैटेगराइज करने का मीडियम क्या रख रहे हो। तो हमने यहाँ किसके आधार पे बांटा था? माध्यम की आवश्यकता के आधार पे। अब मैं दूसरे तरीके से बांटूंगा। ठीक, तो मैं कहूंगा कि अब मैं दूसरे तरीके से बांटूंगा। इसको मैंने नंबर 1 लिया है ना, तो आप समझ जाना कि नंबर 2 का मतलब यहीं से आगे कंटिन्यू हो रहा है। नंबर 2 मैं बांटता हूं उनके चलने के तरीके के आधार पर।
चलने के तरीके के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोपागेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोपागेशन, चलने के तरीके के आधार पर कि किस तरीके से वो चलते हैं। अब देखिए, जब मैंने पहली बार आपको ये कहा, जब हमने बच्चों को बांटा, दो तरीके से बांट दिया, लड़के लड़कियां, लेकिन जब हाइट के आधार पे बांट रहे थे, देखो पहली बार में लड़कों में केवल लड़के हैं, लड़कियां नहीं हो सकती हैं, लड़कियों में केवल लड़कियां हैं, क्योंकि आपने आधार ही जेंडर रखा है। लेकिन दूसरे में किसी ग्रुप में लड़के लड़कियां कॉमन भी हो सकते हैं, और ये वही लड़के लड़की तो चल के आ जाएंगे। तो अगर अब मैं बांटूं और किसी तरंग का नाम किसी और में लिख दूं, तो भैया ये मत कहना भैया इसको तो तुमने पहले ही यांत्रिक कह दियो, अब तुम इसे अनुदैर्ध्य क्यों कह रहे हो। अरे भाई, एक लड़की इस आधार पे भी लड़कियों के ग्रुप में होगी क्योंकि वो लड़की है, दूसरा वो दूसरे ग्रुप में इसलिए होगी क्योंकि उसके मैथ में नंबर 50 हैं, तीसरा वो तीसरे ग्रुप में इसलिए होगी क्योंकि उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। तो एक चीज कई जगह हो सकती है, निर्भर करेगा कि तुमने उसको बांटा किस आधार पे है। ठीक है, तो चलने के तरीके के आधार पे अगर हम देखें तो दो तरीके के हैं, बस केवल दो तरीके की। मैंने कहा कि जो तरंगें, ध्यान से सुनेंगे, जो तरंगें ऐसे चलती हों, इस प्रकार से चलती हों, वो इस कैटेगरी में आ जाओ। बहुत सारी तरंगें आ गई, मैंने उन तरंगों को कहा कि आप सभी अनुप्रस्थ तरंगें हैं। आप सभी कैसी तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, कौन कौन इसमें आई? तो बोलो, क्या पानी में उठने वाली तरंगें ऐसे नहीं चल रही थी? आप कहोगे बिल्कुल चल रही थी। तो पानी में उठने वाली तरंगें, आप कहोगे जो जल तरंगें होती हैं, जल तरंगें यानी कि वाटर वेव्स, इसी का एक एग्जाम्पल है। दूसरा हमने देखा, दूसरी तरंगें जो डोरी की तरंगें थी, जो डोरी की तरंगें थी, यानी कि जो स्ट्रिंग वेव्स थी, स्ट्रिंग वेव्स, वो भी इसी तरह की तरंगें थी। मैकेनिकल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, मैकेनिकल का नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी हैं, इसमें तो केवल 7 हैं, उसमें बहुत सारी हैं। यानी इन 7 के अलावा अगर तुम उस आधार पे बांटोगे तो हर तरंग मैकेनिकल है। ठीक, अच्छा जी, दूसरी तरंगें मैंने कहा कि तुम में से जो भी, अब इसको ध्यान से सुनना, दबके और खुल के चलती है। दबके और खुल के कैसे चले हैं जी? तुम एक स्प्रिंग लो बड़ी सी, और उस स्प्रिंग को यहां रख दो। ठीक, हरीश इधर ना देखो, मैं अभी आपको बताता हूं। तो आप एक स्प्रिंग लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके, अगर मिल गई तो, मेरे पास रखी हुई है। और स्प्रिंग को तुम ऐसे छोड़ो, तो स्प्रिंग के वाइब्रेशंस कैसे होंगे? स्प्रिंग में जो तरंग है वो कैसे चलेगी? ऐसे ही तो चलेगी। पता है दिक्कत क्या है? इन तरंगों को तुम बहुत देखते हो, लेकिन इस तरह चलने वाली तरंगों को देखते नहीं हो कहीं भी। समझो थोड़ा, मैंने हरीश से अपनी बात बोली, तो हरीश तक मेरी बात ध्वनि तरंगों के माध्यम से जा रही है। और पता है कैसे जा रही है? मैंने कहा हरीश, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने बोला हरीश, तो यहाँ की जो हवा है ना, यहाँ की जो एयर है, वो मेरे हरीश कहते ही दबेगी खुलेगी, दबेगी खुलेगी, एक विशेष प्रकार से दबेगी और खुलेगी। देखिए, समझना, बड़े गहराई से बता रहा हूं। जैसे मैंने बोला हरीश, तो इसमें कितने शब्द हैं? है, रे, ई, शे। अब हो सकता है कि हवा है के हिसाब से ऐसे दबे और ऐसे खुले, मतलब इतनी दबे, दो एक बार दबे, दो एक बार खुले। हो सकता है रे के हिसाब से, अगले शब्द रे के हिसाब से बहुत दबे, बहुत कम खुले। ई के हिसाब से हो सकता है ज्यादा खुले ही खुले, और श के हिसाब से हो सकता है कि ये जितनी दबे उतनी ही खुले। तो हर एक शब्द के हिसाब से हवा अलग तरह से दबती है, अलग तरह से खुलती है, और ये दबती खुलती आगे बढ़ती रहेगी, हरीश के कानों तक पहुंचेगी। हरीश के कान को कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है, हरीश के कान को हवा के कंपन मिल रहे हैं।
और इन कंपनों को हरीश का कान दिमाग तक भेज रहा है, दिमाग प्रोसेस करके बताता है कि तुमसे हरीश बोला गया है। पहला कंपन जाते ही वो पूछेगा है बोला गया, दूसरा कंपन जाते ही रे बोला गया, तीसरा कंपन जाते ही ई बोला गया। अच्छा, इस कंपन को तो शय कहते हैं। ये तुम्हारा दिमाग रीड कर रहा है, पढ़ रहा है उनको। कितनी हैवी टेक्नोलॉजी है दिमाग। तो ध्वनि तरंगें कैसे चलती हैं? दब के और खुल के। जिनको ये बात समझ में आ गई बड़ी बढ़िया बात, जिनको नहीं समझ में आई बस वो इतना समझ लो कि जो तरंगें दब के और खुल के चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें। तुमसे बस ये बात पूछी जाएगी, तुमसे बस ये बात पूछी जाएगी कि अनुदैर्घ्य तरंगें कौन सी होती हैं, खत्म। ना ये पूछा जाएगा, ना ये आधार, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बोला है। तुमसे अनुदैर्घ्य तरंगों के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो याद रखना कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों का ही एग्जाम्पल है। अभी हमने इतने अच्छे से समझा। भी साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगें, इसका एग्जाम्पल है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल है। एक बच्चा कह रहा है प्रकाश तरंगें ट्रांसवर्स वेव में, बिल्कुल 100% की बात है। अगर हम प्रकाश को भी देखें तो प्रकाश भी ऐसे ही आता है। तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हें तो सीधा ही दिखेगा। माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे तो वो ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। तो इसमें आप बिल्कुल प्रकाश तरंगों को शामिल करेंगे, यानी कि लाइट वेव्स को कतई शामिल कर सकते हैं। ठीक, तो आपसे केवल ये उदाहरण पूछे जाएंगे। ये उदाहरण आपको समझ आया? चलो मैं आपको वो स्प्रिंग दिखाई देता हूँ। दिखाना हरीश। देखो जैसे ये है ना, ये तो बताओ इनके कंपन कैसे हो रहे हैं। देखो आप, ये कभी दबेगी कभी खुलेगी, कभी दबेगी कभी खुलेगी, ऐसे जो तरंगें चलती है। अब देखो ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही आपकी आवाज चलती है। एक अक्षर है, ये केवल एक अक्षर है। मान लो ये है, तो है कैसे चल रहा है? ऐसे चलेगा। ये देखो, ये बस है के चलने का तरीका है। वो दबेगा इतना खुलेगा। ठीक है, चलो तो आशा करता हूं कि आपको मेरी बात बढ़िया समझ में आई। अब एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, जरा सोचो कि भाई इससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि अनुप्रस्थ तरंगें कैसे चलती हैं। तो क्या ऐसे चले, ऐसे आएगा? कोई एग्जामिनर आपके सामने स्क्रीन में खड़ा होगा और वो ऐसे कर रहा होगा, बताओ भैया ऐसे जो तरंग चल रही है ये कौन है, या ऐसे जो तरंग चल रही है ये कौन है? नहीं, बोल के तो मैंने बता दिया, डायग्राम बना के दिखा दिया, हाथ करके दिखा दिया, लेकिन इनकी परिभाषा कैसे लिखोगे तुम? तो इनकी परिभाषा ऐसे लिखोगे, तुम कहते हो, बड़े ध्यान से सुनना अब इस बात को मेरी को। मैं इसमें दो चीजें देखता हूं। एक तो कंपन की डायरेक्शन, इसके बीचों बीच में एक लाइन खींच लो। कंपन की डायरेक्शन का मतलब, देखो इनको कंपन बोलते हैं। ये ऊपर उठ रही है फिर नीचे आ रही है, इनको वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो ये कंपन की दिशा है और तरंग चली किस दिशा में है? देखो यहां से शुरू हुई है और हमें यहां लास्ट हुई है। तो मेरे लिए ये किस दिशा में चली है? ये इस दिशा में ही चली है। ठीक है, ये मान लो यहां से ऐसे ले लेते हैं इसको, इस दिशा में चली है। ऐसे मत कहना ये दिशा है चलने की, ना। चलने की दिशा ये जब होती जब एक तरंग यहां होती और फिर वो यहां पहुंच जाती, या वो यहां होती और यहां पहुंच जाती। वो यहां है और यहां पहुंची है, तो इसका मतलब इस दिशा में चली है। तो तुम क्या बोलोगे कि जब अनुप्रस्थ तरंगें वो तरंगें होती हैं जिसमें चलने की दिशा, ये चलने की दिशा है और ये ऊपर नीचे कंपनों की दिशा है। वे कंपनों की दिशा कैसी होती है? इनको क्या बोलते हैं हम? लंबवत। देखो लंबवत का मतलब ये चलने की दिशा, ये कंपनों की दिशा, जब इनके बीच 90 डिग्री का कोण हो, इसको बोलते हैं हम लंबवत यानी परपेंडिकुलर। यानी कि आप कहोगे कि जब किसी भी तरंग में डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, चलने की दिशा का मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसी हो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कैसे हो? परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ठीक, चलो सभी को बहुत बढ़िया समझ में आया। श्रृंग और गर्त लोचन प्रसाद जी कल पढ़ेंगे। आज जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतने पे फोकस करिए। आपके एग्जाम्पल सटीक होते हैं, गजब होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ जाए। ओवरऑल टारगेट यहाँ है, संतुष्टि उस बात में है, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे वो वीडियो से आए, चाहे मेरी आवाज़ से, बातों से आए, चाहे किसी उदाहरण से आए, चाहे कुछ करके दिखाने से आए। संतुष्टि है कि आपको समझ आए। इसको कैसे कहोगे भाई? इसमें क्या हो रहा है?
तो इसमें जरा देखो कि चलने की दिशा क्या है। तो भाई यहाँ से कोई तरंग चली है, यहाँ मुझे मिली, तो चलने की दिशा तो यही है, ठीक। और कंपनों की दिशा, कंपन भी तो इसी दिशा में हो रहे हैं। अगर ऐसे होते कंपन तो ये दिशा होती, और कंपन इस दिशा में हो रहे हैं तो ये है। सर ये क्यों नहीं है? ये भी है, ये भी है, कोई सी ले लो जो आपका मन करे। तो कंपनों की दिशा भी यही है और चलने की दिशा भी यही है। इनके बीच में कितना कोण है? 0 डिग्री। और जो देखो, जब ये एक दूसरे से ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे, तो इसको लंबवत कहेंगे। जब दोनों समान दिशा में हो तो इसको क्या कहते हैं हम? समांतर। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसी हैं? ये दोनों एक दूसरे से समांतर हैं। तो यहां पे आप क्या कहोगे कि ये दोनों कैसी हैं? एक दूसरे से समांतर हैं, यानी कि पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये भी आप बात अच्छे से याद रखो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां तक हमने सीखा किसको? तरंगों को। अब मैं मानता हूं कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आपसे कोई ये कहेगा ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग होती है, आप कहोगे बिल्कुल होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अगले पेज पे लिखा होगा ध्वनि मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंग होती है, आप हंस के कह दोगे बिल्कुल होती है। आपसे कोई कहेगा ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी, इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, आप कहोगे बिल्कुल पड़ेगी। अब आपके लिए 3 सवाल नहीं है अलग, आपके लिए सिर्फ एक सवाल है, एक टॉपिक है। तो ये हो गया, आज हमने तरंगों का वर्गीकरण पढ़ा। कल हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेंगे और फिर हम ध्वनि पे चले जाएंगे। प्रॉपर टारगेट हमारा कल ध्वनि रहेगा। इसके बारे में भी थोड़ा सा भी हमें पढ़ना है। आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम, तरंग दैर्ध्य, और उसके बाद क्या शरंग, क्या गर्त होते हैं, उनको कल समझेंगे। तो आशा करता हूँ सब कुछ बढ़िया समझ में आया। बस नोट और प्लीज़ करते रहिएगा। और अब बुक पूछ रहे हैं, देखो भाई मैं कह रहा हूँ नोट्स आप कर ले जाओ। जब देखो अभी तुम्हें लगता है कि हमें ये भी मिल रहा है, बुक भी पढ़ लें, और एक नहीं 10 बुक पढ़ लें और कुछ बुक पढ़ लें, तो मैं कहता हूँ कि कभी इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। 100 बुक पढ़ने की बजाय अच्छा होगा आप एक बुक को 100 बार पढ़ लो। मतलब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए। कंटेंट इतना ही काफ़ी है, इसको अच्छे से समझ लो। उसके बाद मैं तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ, आप भी कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ले लो। रेलवे के उसमें ग्रुप डी के सवाल मिल जाएंगे, एनटीपीसी के सवाल मिल जाएंगे, लोको पायलट के सवाल मिल जाएंगे, आरआरबी जेई के सवाल मिल जाएंगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के सवाल मिल जाएंगे। साथ ही आपको एक और परीक्षा कोई सी बच गई, उसके सारे सवाल आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद।